तस्वीरें देखी आपने। बारिश का त्राहिमाम काल चल रहा है और इस पर विस्तार से हम आगे बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। सबसे पहले बात पहाड़ों की करते हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश लोगों के लिए दोहरी मुसीबत लेकर आई है। एक तरफ नदियां लबालब हैं, नदियों के किनारे वाले शहर खतरे में हैं, तो दूसरी तरफ भारी बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं और लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल या फिर कोई और पहाड़ी राज्य, बारिश के बाद हालात डराने वाले हैं। आसमान से बूंदें राहत के लिए बरसी थी, लेकिन तस्वीरें बता रही कि वो आफत का सबब बनी हुई है। उस आफत की जीती जागती तस्वीर ऋषिकेश से आई। ये युवक अचानक आई बाढ़ में स्कूटी लेकर फंस गया। एक जरा सी गलती इसके जीवन पर भारी पड़ जाती, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। तो दूसरी तरफ आसपास के लोगों ने भी दिल को दरिया बना दिया और उतर पड़े मिशन जिंदगी के तूफानी मिशन पर। कुछ ही देर में इन सभी लोगों ने पूरी एहतियात के साथ इस स्कूटी सवार व्यक्ति को कुछ इस तरह से स्कूटी समेत बाहर निकाला। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया इस दौरान कि स्कूटी सवार भी सुरक्षित रहे और खुद की भी सुरक्षा बनी रहे। तस्वीर ऋषिकेश हरिद्वार चीला रोड पर बीन नदी की। लेकिन हरिद्वार में एक युवक इतना खुशकिस्मत नहीं था। वो यहाँ बरसाती नाले में अपने दोस्तों के साथ नहाने आया था, लेकिन वापस लौटा तो सिर्फ उसका बेजान शरीर। एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद काफी देर तक युवक के शव को यहाँ पर इस तरह से ढूंढा और उसके बाद मिला उसका शव। इन खतरों के बीच उत्तराखंड में सबसे ज्यादा खतरा चार धाम यात्रा पर मंडरा रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टानें गिर रही हैं। नतीजा, रास्ते बंद हो रहे हैं। लोग रास्तों में जगह जगह फंसे नजर आ रहे हैं। ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लामबगड़ इलाका है, जहां भारी बारिश के बाद जबरदस्त लैंडस्लाइड ने जिंदगियों को परेशान कर दिया। बद्रीनाथ धाम यहां से केवल 8 से 10 किलोमीटर की ही दूरी पर। यहाँ इस सड़क पर करीब 80 मीटर के हिस्से में अचानक पहाड़ भरभरा कर गिरने लगे। इसकी वजह से यहाँ लंबा जाम लग गया, करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम। गाड़ियाँ जहाँ थी वहीं रुक गई। इस वक्त हम बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पे मौजूद है। ये भनेर पानी का लैंडस्लाइड जोन है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है लामबगड़ के बाद, और यहाँ पर लगभग 2 घंटे से जाम था। और आप देख सकते हैं कि ठीक पीछे ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है। अभी यहाँ पर धीरे धीरे गाड़ियों को आगे निकाला जा रहा है। पूरा करीबन 80 मीटर का ये जो पैच है उसमें काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। तो सुबह 2 घंटे से यहाँ पर तमाम जो यात्री है वो फंसे हुए थे। ये गाड़ियों की लंबी कतार है और अभी भी ऊपर से धीरे धीरे पत्थर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। कहाँ से आए हैं आप? अयोध्या से जी। कितने देर से फंसे हैं इसकी? लगभग 1.5 घंटे से फंसे हुए हैं। तो क्या हुआ, ऊपर लैंडस्लाइड बड़ा हुआ था क्या? ऊपर लैंडस्लाइड हुआ है काफ़ी। वो जैसे भी वहाँ पे वर्क कर रही है ऊपर, उससे पत्थर गिरे हैं, वहीं से काम हो रहा था। तभी से काफ़ी देर से बहुत लंबा ट्रैफिक है। पीछे 2 किलोमीटर जाम है, इस साइड भी 2 किलोमीटर जाम है। कहाँ जाना है आपको? हमको जाना है ऋषिकेश से होके हरिद्वार। ऋषिकेश हरिद्वार जी। आप भी साथ आए हैं? जी जी जी। तो आप भी काफ़ी देर से फंसे हुए सर? साथ ही में 2-3 घंटे से फंसे हैं। 2-3 घंटे से? तो अभी जेसीबी मशीन यहाँ पे लगातार काम तो कर रही है? जी जी जी, मशीनें लगी हुई हैं, सभी हटा रही है पत्थर। अभी तो रोड बन गया है, लेकिन टेम्परेरी ही बना है, बहुत सही नहीं बना है रोड। लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से बारिश के दौरान इस इलाके में हालात इसी तरह बिगड़ जाते हैं। ये लामबगड़ का लैंडस्लाइड जोन कितने साल से परेशान कर रहा है? और ये कम से कम 20 साल होंगे इसको। पहले ये तो सरकार का अपना वो है, एक बार बीच में बिल्कुल सही हो गया था, फिर इन्होंने अपने प्रक्रिया शुरू कर दी, दोबारा स्लेट बन गया। तो बारिश होती है तो बंद हो जाता है पूरा? हाँ हाँ, पूरा लोग परेशान इस चीज़ की वजह से। बीच में कुछ दिन ठीक भी हो गया था, फिर इन्होंने अपना हिसाब किताब देगा, नहीं बैठा तो फिर इन्होंने चालू कर दिया ये काम। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग लैंडस्लाइड के चलते काफी देर तक बंद रहा। यहाँ अभी भी मलबा हटाने का काम जारी है। तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 जिलों के लिए भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट किया है, जिसमें ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत शामिल है। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और बागेश्वर में भी भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए नैनीताल, चमोली और बागेश्वर में 10 जुलाई को सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है।
वहीं रुद्रप्रयाग में भी लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं। यहाँ भी जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, सड़कें बंद हो गई है। पहाड़ों के किनारे सड़कों पर बड़ा खतरा है। केदारनाथ धाम में भी भारी बारिश के बीच हालात पर नजर रखी जा रही है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। रुद्रप्रयाग में भी प्रशासन हाई अलर्ट पर है, क्योंकि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी फुफकार मार रही है। प्रशासन 24 घंटे हाई अलर्ट मोड पर है, सीसीटीवी से निगरानी कर रहा है। कोई भी नदी खतरे के निशान पर नहीं है। आज और डेटा का वेट किया जा रहा है, जो अपडेटेड डेटा है उसको एनालाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो हमारी संस्थाएं इस फील्ड में काम कर रही हैं, चाहे वो प्राइवेट हों जो कि हाइड्रो पावर प्लांट पर चला रही हैं, चाहे सरकारी हों, उन सभी से एक समन्वय बनाया जा चुका है और उनके साथ समन्वय के आधार पर ही काम किया जा रहा है। किसी भी तरीके यदि कोई जल छोड़ा जाता है तो उसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट होती है और लोगों को सुरक्षा के दृष्टिगत ये बार बार बताया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि नदियों के समीप न जाएं। यहाँ भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। दूसरी तरफ ऐसे ही हालात हिमाचल प्रदेश के भी कई हिस्सों में बने नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया। एक तरफ उफनती नदियां लोगों को डरा रही हैं, तो दूसरी तरफ दरकते पहाड़ रास्तों को रोक रहे हैं। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित कांगड़ा जिला है। IMD ने हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। किन्नौर के लिप्पा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ का रौद्र रूप दिखाई। पेजर नाले में आई बाढ़ से लिप्पा गांव को जोड़ने वाला पुल डूब गया। लहरें ऐसी दिख रही हैं मानो हमला कर देंगी। पहाड़ों के बाद अब बारिश के कोहराम की एक और डराने वाली तस्वीर पहाड़ से ही देखी। पूरी की पूरी सड़क बर्बाद हो चुकी, धंस गई है, बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। इन दरारों ने यहाँ आसपास के लोगों को डरा दिया है। ये तस्वीर अरुणाचल प्रदेश के तिरप इलाके की, जहाँ खोसा डाकघर के पास खोसा लाजू रोड पर करीब 110 मीटर सड़क का हिस्सा बर्बाद हो गया, धंस गया। भारी बारिश ने इसे तबाह कर दिया। ऐसे में अगर आप भी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो पूरी तरह सावधान हो जाइए। पूरी जानकारी के बाद ही घर से निकलिए, क्योंकि जानकारी में ही बचाओ। किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। पहाड़ों का आलम आपने देखा, वहां पहाड़ गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो मैदानी इलाकों में चुनौती दूसरी तरह की है। मैदानी इलाकों में भी बाढ़ बारिश मौत की वजह बन रही है। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद, गुजरात तक बारिश मौत बनकर बरस रही है। कहीं गड्ढे में गिरकर मौत हो गई, तो कहीं बारिश के मौसम में उतरा करंट मौत का सबब बन गया, तो कहीं बाढ़ का पानी जिंदगी छीन रहा है। आसमान से उतर रही बारिश लोगों की जान पर भी भारी पड़ रही है और उसकी जीती जागती तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां एक व्यक्ति को बारिश के बाद फैले करंट ने मार डाला। तो दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहां बारिश के बाद गड्ढे में भरे पानी में डूबकर एक मासूम की मौत हो गई। ये दोनों ही घटनाएं डराने और सावधान करने वाली हैं। सबसे पहले बात गाजियाबाद की। यहाँ देखिए, ये 2 लोग ट्रांसफार्मर के बगल से गुजर रहे हैं। अचानक आगे बड़े शख्स को कुछ हुआ और वो पानी में गिर गया। पता चला कि इसे करंट लग गया और पानी में गिरने के बाद पानी में फैले करंट ने इसकी जान ली। एक बार फिर देखिए, ये शख्स कैसे आगे बढ़ा और उसके बाद कैसे मौत बनकर करंट ने इसे निगल लिया। ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम में घटी दर्दनाक घटना है, जहां बबलू नाम का ये शख्स गार्ड की नौकरी करता था। 22 साल के बबलू की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे एरिया को पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है। जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन था उसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से बबलू की मौत हुई है। जो आई विटनेसेस हैं, लोकल्स हैं, उनका भी यही कहना है कि इस वजह से हुआ था और ये प्रॉब्लम नई नहीं है। ये प्रॉब्लम पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बार झेली गई है और इसके लिए कंप्लेंट्स किए गए हैं, बट सरकारी ऑफिशियल्स ने, अधिकारियों ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। ये लड़का उधर से आ रहा था, जैसे उसने वो क्रॉस करा वहाँ पानी भरा हुआ था और ये एकदम उसे अर्थिंग करंट लगा और गिर गया। तभी उसकी मेरे ख्याल से डेथ हो गई थी। फिर उसे 2-3 फिर मैं ही गया यहाँ से, डंडे से उसे सरकाया, लाइट बंद करवा के। इसे फिर 2-3 लड़के हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया। तो दूसरी तरफ दिल्ली के बादली इलाके में यहाँ पर पानी में डूबकर 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। घर के पास में ही बच्चा सुबह शौच करने के लिए गया। उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि बच्चा गड्ढे में गिर गया और उसकी जान चली। दोनों शौचालय करने के लिए गए थे, लेकिन टॉयलेट में ना जाके
खुले में ट्रांसपोर्ट नगर में चले गए थे। एक ऊंची जगह पर बैठ के ये शौचालय कर रहे थे और पता नहीं कैसे एक बच्चा उसमें से गिर गया और गिरने के बाद दूसरा बच्चा डर के आके घर पे आ गया, उसने बताया नहीं। सुबह से बच्चे को ढूंढ रहे थे, 2-2.5 घंटे बाद बच्चा वहाँ पे मिला, उसको निकाल के लाया और बच्चे को कहीं ले जाते, इससे पहले बच्चा एक्सपायर हो गया। हम दुकान में बैठे हुए थे, अपने लड़का शौचालय करने के लिए इधर आया था, उसके पास बन कहा था इधर जाके कर ले मैदान। उसके बाद 2 घंटे बाद पता चल रहा है कि लड़का गायब है। उसके घर वाले सारे आए, 1 घंटे ढूंढने, नहीं मिला लड़का। फिर उसको 2 घंटे बाद उधर मिला, वो गहरे के अंदर, तब उसके 4 आदमी लेके उसको उठा के गली में ले गए। सोचिए, राष्ट्रीय राजमार्ग पर वही जगह है जहां दिल्ली में सर्विस रोड पर गाड़ियां डूबी हुई थी, क्योंकि बारिश के पानी के निकलने का सीधा इंतजाम ही नहीं। तस्वीरें देख लीजिए, सड़क से इतर सर्विस लेन में गाड़ियां फंसी हुई हैं। इनमें जो लोग फंस गए वो किसी तरह बाहर बचकर निकले। तस्वीरों देखिए, जो गाड़ी है वो एक गाड़ी फंसी हुई है। इससे पहले कई गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई थी, हालांकि कुछ गाड़ियों को निकाल लिया गया और अभी भी जो कार फंसी हुई है वो एक जो है डिजायर है, टैक्सी है, उसको निकालने की जो कवायद है वो फायर अफसर लगातार कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में जो हाइड्रा क्रेन है वो लगातार जो है कार को निकालने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि इस कार में जो लोग सवार थे उन्होंने कूद करके अपनी जान बचाई, जो कैब चालक था। अब बारिश में मौत के भयानक मंजर की अगली तस्वीरें गुजरात के सूरत से भी देख लीजिए। डायमंड सिटी की चमक को बारिश ने धुंधला कर दिया। जगह जगह लोग मौसम की मार से बेहाल हैं, सड़कें तालाब बन चुकी हैं, आना जाना मुश्किल है। नतीजा, जगह जगह लोग फंस गए हैं, जिनमें से 17 लोगों की तो जान ही चली गई। इनमें से कोई बाढ़ में फंस गया था तो किसी के ऊपर छत गिर गई, कहीं तो पेड़ ही गिर गया तो कहीं कार ने डुबो दिया। ये देखिए, यहाँ रात के अंधेरे में एक कार बहती जा रही है। इस कार में 2 भाई सवार थे। गार्ड की तत्परता से एक भाई को तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरा भाई इसी कार में बह गया। ये तस्वीरें लोगों के दर्द को बयां करने के लिए काफी है। मौसम की मार के आगे हर कोई बेबस है। खूबसूरत इलाके और चौड़ी सड़कें पानी में डूबी हैं। सड़क का सिस्टम फेल हो चुका है, घरों दुकानों में पानी है, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है और जिंदगी तड़प रही है। अब तक 36 से ज्यादा लोगों को सूरत में रेस्क्यू किया गया। 4300 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यहाँ हालात की समीक्षा की है। सीएम ने बार बार आने वाली बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। डिप्टी सीएम हर्ष सिंघवी ने बीती रात अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रभावित परिवारों तक जल्द से जल्द आर्थिक मदद पहुंचाने का ऐलान किया, लेकिन मौसम की ये मार बहुत भारी है। सूरत को पटरी पर लौटने में इसके बाद काफी समय लगेगा। दिल्ली से कनिका कटियार, प्रभाकर राणा, गाजियाबाद से सौम्या और सूरत से अमित ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब खबरों में बढ़ते आगे, बात करते हैं गुरुग्राम की, जहां देर रात हुए एनकाउंटर का नया वीडियो सामने आया है। राइफलों से लैस क्राइम ब्रांच की टीम, गोलियों की तड़तड़ाहट और फिर 4 शूटरों का ढेर होना। ये कहानी सिर्फ एक एनकाउंटर की नहीं, बल्कि हरियाणा के मोस्ट वांटेड गैंग में शामिल दीपक नांदल नेटवर्क पर बड़ा प्रहार है। सुशांत लोक में एक कारोबारी के घर पर फायरिंग के बाद पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 शूटर मारे गए, जबकि एक घायल है। गुरुवार की रात करीब 10 बजे गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी के नंबर प्लेट्स को काले टेप से छुपाया गया था। गाड़ी में 5 हथियारबंद शूटर सवार थे। इनमें से 3 शूटर नीचे उतरते हैं और नामी व्यवसायी विशाल बेरी के मकान पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार इन शूटरों का पाला गुरुग्राम पुलिस की मुस्तैद क्राइम ब्रांच से था। पुलिस टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए इन बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया। लाउड स्पीकर पर साफ चेतावनी दी गई, आत्मसमर्पण कर दो, पुलिस ने तुम्हें घेर लिया है। लेकिन खून के नशे में चूर इन अपराधियों ने पुलिस टीम पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जो स्कॉर्पियो यहाँ पर मौजूद है, इसी स्कॉर्पियो में बैठकर 5 शूटर्स यहाँ पे पहुंचे थे। फिरौती के जो पैसे हैं वो बरामद करने के लिए, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक 5 शूटर एक प्रॉपर्टी डीलर से फिरौती वसूलने के इरादे से सुशांत लोक फेज 1 के ए ब्लॉक इलाके में पहुंचे। पुलिस का कहना है कि जो कारोबारी है उनको विदेश में बैठे दीपक नांदेल की ओर से लगातार रंगदारी की जो धमकियां हैं वो मिल रही थी। क्राइम ब्रांच को पहले से इनपुट मिला था कि हथियारबंद बदमाश एक संदिग्ध स्कॉर्पियो में इलाके में पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीमों ने इलाके की
की पूरी घेराबंदी कर दी। पुलिस के मुताबिक जैसे ही टीमों ने बदमाश को रोकने की कोशिश की, उन्होंने मॉडिफाइड हथियारों से फायरिंग करनी शुरू कर दी। काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनके पास से मिले हैं। 5 बदमाशों की तरफ से हुई इस शुरुआती फायरिंग में पुलिस के 3 जवान सिपाही मंजीत सिंह, सिपाही शमशेर सिंह और एएसआई सुनील कुमार गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस जब यहाँ पर मौके पे पहुंची, हमारी क्राइम यूनिट्स की टीम्स, तो उनको जो फायरिंग कर रहे थे उनको सरेंडर करने के लिए कहा, आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग कर दी। तो पुलिस ने अपने बचाव के अंदर उनके ऊपर फायरिंग की और इस फायरिंग की प्रक्रिया के अंदर जो 5 शूटर थे उन पांचों घायल हुए हैं, जिनको फिर हॉस्पिटलाइज करवाया गया। हॉस्पिटल के अंदर उनमें से 4 बदमाशों को डेथ डिक्लेयर किया गया है और एक का इलाज वहाँ पे चल रहा है। इस कार्रवाई के दौरान में हमारे 3 पुलिस कर्मचारी भी जख्मी हुए हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाश ढेर हो गए, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। एनकाउंटर में जिन 4 शूटरों की मौत हुई वो सभी कुख्यात दीपक नांदल गैंग से जुड़े बताए जा रहे थे। मारे गए 4 शूटरों में से 3 रोहतक के और एक फतेहाबाद का रहने वाला था, जबकि घायल शूटर शिवम मेवात का रहने वाला है। पुलिस ने इनके पास से 5 आधुनिक पिस्टल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए। आखिर कौन है ये दीपक नांदल, जिसके इशारे पर गुरुग्राम को दहलाने की साजिश रची गई? आज अपराध की दुनिया का ये खतरनाक नाम कभी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा था। एक सफल म्यूजिक प्रोड्यूसर, रैपर और परफॉर्मर। उसने मशहूर रैपर बादशाह और सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के साथ मिलकर हरियाणा रोडवेज, टू मैनी गर्ल्स और कर गई चुल जैसे ब्लॉकबस्टर गानों पर काम किया था। म्यूजिक इंडस्ट्री से पैसा और रसूख मिलने के बाद दीपक नांदल के कदम अपराध के दलदल में धंसते चले गए। पुलिस और एसटीएफ के मुताबिक मुकदमों से बचने के लिए वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से फरार हो गया और पहले दुबई और फिर ब्रिटेन पहुंच गया। आज वो वहीं से बैठकर इंटरनेट कॉलिंग और सोशल मीडिया के जरिए भारत में बिल्डरों, कारोबारियों और मनोरंजन जगत के लोगों को निशाना बना रहा है। दीपक नांदल का आतंक इस कदर बढ़ चुका था कि उसने अपने ही पुराने दोस्त सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को निशाने पर ले लिया। साल 2025 में फाजिलपुरिया पर हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी नांदल ने सोशल मीडिया पर ली और दावा किया कि फाजिलपुरिया ने उसके 5 करोड़ रुपए नहीं लौटाए। इसके बाद अगस्त 2025 में फाजिलपुरिया के अकाउंटेंट रोहित शौकीन की सरेआम हत्या हो जाती है। मैनेजर के घर फायरिंग, एमएनआर बिल्डर के ऑफिस पर 30 राउंड गोलियां बरसाना और दिल्ली के मशहूर सूफी गायक बिस्मल से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगना। पुलिस की माने तो ये सब कुछ दीपक नांदल के इशारे पर हुआ। हाल ही में पुलिस ने नांदल के सबसे खास गुर्गे सुनील उर्फ सरधानिया को कोस्टा रिका भागते वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर दबोच लिया, जिसके बाद अपराध के इस खतरनाक सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। गुरुग्राम में हुई इस खूनी मुठभेड़ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि विदेश में बैठकर गैंग ऑपरेट करने वाले अपराधी चाहे जितनी बड़ी साजिश रच लें, कानून के हाथ उनसे लंबे हैं। लेकिन सवाल अब सिर्फ 4 शूटरों के एनकाउंटर का नहीं, बल्कि उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने का है जो 7 समंदर पार बैठकर हरियाणा में खौफ का कारोबार चला रहा है। जीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं जयपुर की 9 साल की मासूम अमायरा की, जिसने 1 नवंबर 2025 को स्कूल की 4थी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। 8 महीने बाद अब इस मामले में एक ऐसा सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अमायरा के माता पिता ने मौत से पहले के आखिरी पलों का वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि उनकी बेटी लंबे समय से बुलिंग का शिकार थी, मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। अमायरा को 4थी मंजिल से कूदने के लिए किसने मजबूर किया? उसकी जिंदगी के आखिरी घंटों का स्कूल की सीसीटीवी में कैद नया वीडियो सामने आया है। ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसमें अमायरा की मौत की वजह कैद है। कथित तौर पर वो घटना भी मौजूद है जिसकी वजह से अमायरा ने मौत को गले लगाने जैसा कदम उठाया। एक एक तस्वीर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब सामने आया है कि आखिर अमायरा ने जिंदगी खत्म करने का मन क्यों बनाया। वो कौन है जिसकी वजह से अमायरा ने जान दी?
1 नवंबर 2025 की सुबह अमायरा रोज की तरह स्कूल पहुंची थी। उसने क्लास में बैग रखा, दोस्तों से बात की। पहले तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद स्थिति सामान्य नहीं रह गई। सुबह करीब 9:10 पर अमायरा डांस क्लास के लिए गई, डांस किया, बाकी बच्चों के साथ एक्टिविटी में हिस्सा लिया। सीसीटीवी में कहीं भी नहीं दिखा कि बच्ची मानसिक तौर पर टूटी हुई हो या तनाव में घिरी हुई हो। लेकिन करीब 11 बजे के बाद तस्वीर बदल गई। घड़ी में 11:11 हुए। एक बच्चा जो अमायरा के आगे बैठा था, उसने उससे कुछ कहा, फिर डिजिटल स्लेट पर कुछ लिख कर दिखाया। दूसरे बच्चे भी उसके साथ ऐसा ही करते दिखे। इस पूरी हरकत से अमायरा परेशान होती नजर आई। उसके बाद अमायरा टीचर के पास अपनी परेशानी लेकर गई। तभी वो बच्चा भी पहुंच गया जो अमायरा से बात कर रहा था। दोनों बच्चे वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गए। अमायरा ने हाथों के इशारों से बताने की कोशिश भी की, लेकिन माता पिता का आरोप है उसकी बात टीचर ने नहीं सुनी। एक बार फिर बच्चे अमायरा को कुछ दिखाकर कहते नजर आए। अमायरा फिर परेशान हुई। इस बार वो बच्चों के पास गई। अमायरा फिर बच्चों की शिकायत लेकर टीचर के पास पहुंच गई। उसे टीज करने वाला बच्चा भी वहां पहुंच गया और साथ में लड़के के दोस्त भी पहुंच गए। ऐसा लगा कि बच्चे अमायरा पर दबाव बना रहे थे। इन सब के बीच टीचर को तमाम बच्चों के उनके पास पहुंचने में कोई समस्या नहीं दिखी। अमायरा टीचर से काफी देर तक कुछ कहती रही। बड़ी देर बाद टीचर ने उसकी बात सुनी और फिर अमायरा अपनी सीट पर वापस लौटी। लेकिन एक बार फिर बच्चे ऐसा लगा कि अमायरा की शिकायत लेकर टीचर के पास पहुंच गए। पीछे पीछे अमायरा भी पहुंच गई। दिख रहा है कि अमायरा अपनी सफाई दे रही है। वो बच्चों की तरफ इशारा कर रही है। टीचर ने अमायरा को कुछ समझाया और फिर वापस भेज दिया। अब तस्वीर देखकर लग रहा है कि बच्चे अमायरा की शिकायत कर रहे हैं। जिसके बाद टीचर ने अमायरा को बुलाया और दूसरे बच्चों की बातें सुनकर अमायरा को डांट लगाई। तस्वीरें कुछ ऐसा ही दिखा रही हैं। दूर खड़ी अमायरा सुनकर वापस लौट गई, मायूस सी दिखी। 12:25 और 30 सेकंड आगे से एक बच्ची उठी। उसने फिर अमायरा की शिकायत की, क्योंकि उसके बाद अमायरा ने हाथ उठाकर मानो पूछा हो, अरे मैंने क्या किया है। इतने में दूसरे बच्चे ने भी अमायरा की तरफ इशारा किया। अमायरा आरोप लगाने वाली बच्ची के पास पहुंच गई, कुछ बात की और फिर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। इस पूरे प्रकरण के बाद अमायरा फिर टीचर के पास पहुंची। उसने अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन टीचर ने शायद उसकी बात सुनने के बजाय उससे दुत्कार दिया। और फिर अमायरा ने उठा लिया वो कदम जिसने कलेजा दहला दिया। 12:27 पर वो क्लासरूम से बाहर निकली और फिर यहीं से शुरू हुआ अमायरा का आखिरी सफर। सीसीटीवी में दिख रहा है कि अमायरा अकेले सीढ़ियों पर चढ़ रही है। एक नहीं, दो नहीं, सीधे चौथी मंजिल पर चढ़ गई। लेकिन सवाल ये है कि एक 9 साल की बच्ची जो अपनी क्लास से बाहर निकली, उसे किसी ने रोका क्यों नहीं? वो गुस्से में थी, किसी ने पूछा क्यों नहीं? किसी ने देखा क्यों नहीं? और फिर 12:29 सिर्फ 2 मिनट बाद अमायरा चौथी मंजिल से नीचे कूद गई। 8 महीने बाद में पुलिस ने चार्जशीट दायर करी है 1 जुलाई को, जिसके अंदर जो पुनीता शर्मा है क्लास टीचर, उसके अगेंस्ट में JJ 75 लगाया है, जो कि क्रूएल्टी अगेंस्ट चिल्ड्रन होता है। 106 लगाया है नेग्लिजेंस का और 238 लगाया है बैग के लिए, क्योंकि बैग उनकी कस्टडी में था 10 दिन तक। और JJ 75 में नॉन अवेलेबल लगाया है, जिसमें 10 साल तक की सजा होती है। कि उसको कितना प्रताड़ित किया गया है टीचर के द्वारा, उसकी बात नहीं सुनेगी। बार बार वो टीचर से हेल्प मांग रही है, क्लास टीचर पुनीता शर्मा से, लेकिन वो उसको बार बार डिसमिस कर रही है और उसको थ्रेटन कर रही है। ऐसा लग रहा है उसको किसी चीज़ के लिए थ्रेटन कर रही है कि जैसे प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी, रेस्टिकेट करूंगी। इस खौफनाक मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। चालान में स्कूल मालिक सौरभ मोदी, प्रिंसिपल इंदु दुबे, शिक्षिका पुनीता शर्मा और एक सफाई कर्मी को आरोपी बनाया गया। लेकिन अमायरा के इंसाफ की जंग लड़ रहे माता पिता पुलिस की इस जांच से कतई संतुष्ट नहीं है। उनका सीधा आरोप है कि रसूखदारों को बचाने के लिए मामले में आरोपियों पर ढीली और कमजोर धाराएं लगाई गई। मेरा बच्चा ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक चला गया। हर जगह पे डेस्क बनाए गए थे जहां उससे पूछना चाहिए था कि बेटा आप यहाँ से यहाँ कहाँ आ गए। उसे 4th फ्लोर तक किसी ने नहीं रोका और वो वहां से जंप कर गई। एक 9 साल की बच्ची को एक स्कूल में आपने कहीं पर भी, मैं आपसे मतलब आप तो मीडिया हैं, क्या आपने कहीं ऐसा केस सुना जहां स्कूल में किसी बच्चे ने सुसाइड किया हो? अगर किसी बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो घर आ जाता है। मेरी बेटी को मौका ही नहीं दिया गया घर आने का। उसको कुछ ऐसा बोला गया, आप देखेंगे आज जो हम सीसीटीवी शेयर करेंगे उसमें कुछ ऐसा बोला गया, चलो चलो, इट इज समथिंग लाइक तुम चलो, तुम्हारा जो भी होगा तुम्हारे पे आज एक्शन लिया जाएगा।
अमायरा की मौत का ये सीसीटीवी सिर्फ एक फुटेज नहीं है, बल्कि देश के एजुकेशन सिस्टम और बच्चों की सुरक्षा पर खड़े कई गंभीर सवालों का आईना बन गया है। एक बच्ची लगातार मदद मांगती रही, लेकिन उसकी परेशानी को नजरअंदाज किया गया। क्लास में जब बुलिंग हुई तो उसे समय रहते रोका नहीं गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सीसीटीवी ने आखिरकार उस कड़वे सच की तरफ इशारा किया है जिसकी तलाश पिछले 8 महीनों से भटक रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने यूपी की सियासत में आज नया राजनीतिक संग्राम छेड़ दिया। हनुमानगढ़ी, नमाज, समाजवादी पार्टी, राम मंदिर और मदरसा के नाम बदलने तक योगी ने मंच से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर सनातन ही समाजवाद है वाले पोस्टर लगाए गए हैं। जाहिर है दोनों ओर से 2027 के संग्राम की तैयारी शुरू हो गई है और इस सियासत में पुराने मुद्दों पर नए बयानों की प्रत्यंचा चढ़ाई जा रही है, उनसे निशाना साधा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर धर्म, आस्था और समाजवाद की बहस तेज हो गई है। अयोध्या की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। योगी ने पुराने विवादों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि जो लोग आज आस्था की बात करते हैं, उन्होंने कभी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज क्यों पढ़वाई थी? लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करवा पाएगी? मुख्यमंत्री ने कहा कि साफ नियत और स्पष्ट नीति होने पर ही अयोध्या का विकास संभव हुआ है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। उनको यही बुरा लग रहा है। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर। उनको यही बुरा लगता है कि निषाद राज के नाम पे वे नहीं कर पाए। अरे हमने तो निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा यहां किए ही है। हमने श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के आपसी मिलन की भव्य प्रतिमा और स्मारक बना करके रखा हुआ है। जाके देखो तो कभी श्रृंगवेरपुर में। मुख्यमंत्री ने भदरसा विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब भदरसा नहीं बल्कि भरतनगर और भरत कुंड नाम से पहचान बनाई जाएगी। योगी ने इसे अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत और भगवान राम के भाई भरत के सम्मान से जोड़ा। ज्वाला जी के ही नाम पर अब इसने नगर पंचायत जानी जाएगी। ऐसे ही पिछले दिनों आपने देखा होगा ये समाजवादी पार्टी के नमूनों का क्या होता है। भदरसा का चेयरमैन कैसे वहां पर गुस्ताखी कर रहा था। यही असली चरित्र है इन लोगों का। अब भदरसा नहीं होगा, अब भरतनगर भरत कुंड होगा। मुख्यमंत्री के बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर है। ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे तो उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा था। वो हनुमान जी को, राम जी को जानने वाले कौन लोग हैं? ये आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी हमारे आस्था पर इनको विश्वास नहीं रहा है। इनको झूठ बोलना
आस्था के नाम पर चंदा सोना, चंदा की चोरी करना इनका काम है। मस्जिद हो या दरगाह स्थल हो, जब वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं हो सकता तो हमारे हनुमानगढ़ी पे जो सपा की सरकार में और कांग्रेस की सरकारों में रोज़ा अफ्तार मनाया जाता था, नमाज अदा की जाती थी, ये बिल्कुल अनुचित था। इससे धार्मिक भावना को चोट पहुंचती थी। ये एक तरीके से चापलूसी करने की नीयत से तत्कालीन सरकारों को, जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थक सरकार थी, ये दिखावा किया जाता था। बयान से साफ है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी लाइन साफ कर ली है। इसकी बानगी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगी एक नई होर्डिंग से साफ है। होर्डिंग पर शंकराचार्य, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और अखिलेश यादव की तस्वीरें लगाई गई हैं, जिस पर लिखा है सनातन ही समाजवाद है। इस राजनीतिक वार पलटवार के बीच यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल का बयान सुनिए। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने उस वक्त की सपा सरकार पर संगीन आरोप लगाए। मैं प्रदेश का आईजी लॉ एंड ऑर्डर था। बीएसपी गवर्नमेंट गिर गई थी और 29 अगस्त 2003 को माननीय मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए थे। उस समय आपने कहा उस पीरियड में रमजान का महीना था। यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार और राजू सब्बरवाल हमारे एसएसपी थे, फैजाबाद आज का अयोध्या। और उसके बाद महंत जी जो थे हनुमानगढ़ी के, उनको संपर्क करके राजनीतिक रूप से, और हमारे जो आईजी साहब थे उन्होंने राजू सब्बरवाल से कहा कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने जहाँ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं, हम जाते हैं दर्शन करने, वहाँ पर नमाज होगा और रोजा इफ्तार होगा। हमारे एसएसपी ने मुझे बताया और हमने उनको कहा कि ये नहीं होने दिया जाएगा। आईजी साहब तो मेरे टच में रहते नहीं थे। उसके बाद जो वहाँ पर जब उन्होंने राजू सब्बरवाल ने मना किया तो गुस्से में बोले कि मैं होता तो मैं तो अंदर रोजा इफ्तार करवाता। राम मंदिर पर मचे राजनीतिक घमासान की गूंज अयोध्या से निकलकर अब वाराणसी तक पहुंच चुकी है। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया। लुंगी और टोपी पहनाकर अखिलेश का पुतला फूंका गया। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने एक बार फिर यूपी की राजनीति में धर्म, आस्था और पहचान की बहस को केंद्र में ला दिया है। बीजेपी इसे अपनी वैचारिक जीत के तौर पर पेश कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी नए नारों और नए संदेशों के जरिए अपनी छवि बदलने की कोशिश में जुटी है। फिलहाल इतना तय है कि अयोध्या से निकली ये सियासी चिंगारी अब पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमाने लगी है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं दिख रहा है, बल्कि जांच में एक ऐसे वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हो रहा है जिसने पूरे मामले को सनसनीखेज बना दिया है। राम मंदिर दान चोरी केस में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने सिर्फ चढ़ावा नहीं चुराया, बल्कि उस रकम को बढ़ाने के लिए पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया था। एनडीटीवी पर लगातार हो रहे खुलासों से साफ है कि इन आरोपियों का दिमाग किसी शातिर कॉर्पोरेट क्रिमिनल से कम नहीं था। सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी अनुकल्प मिश्रा, उसके जीजा लवकुश और रामशंकर यादव ने पूछताछ में कबूल किया है कि उन्होंने चढ़ावे की चोरी की कुछ रकम को शेयर बाजार में निवेश कर दिया था। इतना ही नहीं, इस सिंडिकेट ने चोरी के पैसों को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को ब्याज पर बांट दिया था। यानी भक्तों की आस्था का पैसा इन रामद्रोहियों के लिए ब्याज कमाने और निवेश का जरिया बन चुका था। लगातार हो रहे खुलासों के बीच दान चोरी केस में पुलिस की तफ्तीश का पहिया भी तेजी से घूम रहा है। जांच के दौरान पुलिस आरोपी अनुकल्प मिश्रा को उसके घर ले गई, जहां घंटों तलाशी चली और परिवार के सदस्यों से पूछताछ हुई।